नमस्कार साथियों। जो साइंस का हमने सीरीज शुरू किया है उसके इंट्रोडक्शन के बाद साइंस के जो 3 पोर्शन हमने बताए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उसमें से फिजिक्स पर आ जाते हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाएं, वीडियोस को शेयर करें। अगर कोई ऐसी कमी आपको लग रही है तो उसे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हमारे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक के जो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उनके साथ आप हमारे साथ रूबरू हो सकते हैं। दूसरा, ये जो हमने प्रयास शुरू किया है, जो आने वाली वैकेंसियां हैं एसएससी के थ्रू या स्टेट जो एसएससी होती है उसके थ्रू, उस स्तर का हमारा प्रयास है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चे साइंस या मैथ स्ट्रीम से नहीं है उनको भी हम इस तरीके की फॉर्मेशन में वीडियोस या एजुकेशन एनर्जी प्रोवाइड कराएं, जिससे कि उनकी जो क्षमता है वो ऐसी विकसित हो सकते हैं, वो अपने ड्रीम्स को पा सके। ठीक है, तो इस जो आज का जो लेक्चर है उसमें हम फिजिक्स को देखेंगे। तो फिजिक्स में हालांकि जो डेली साइंसेस है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था कि जो सामान्य विज्ञान पूछा गया है आपसे कंपटीशन में, वो आपके दैनिक कार्यों से जुड़ा हुआ पूछा जाएगा। हाईली थॉट मेरा ये है कि बेमुश्किल कोई सवाल ऐसा आ सकता
और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, मतलब ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों के मिलने से बने हो। ठीक है, ये मूल मात्रक क्या होते हैं? जो स्वतंत्र मात्रक हो। कैसे हो? स्वतंत्र, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, टाइम, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनकी इकाई भी हमने साथ में लिखी है। लंबाई की मात्रा होती है, जो मापक होता है वो क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। अभी मैंने एक वीडियो में आपको ये स्पष्ट कर रखा, वो वीडियो आएगी आपके सामने कि वेग और त्वरण और भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। ठीक है, वो अलग से कॉन्सेप्ट बना दिए, अभी यहां पढ़ते रहेंगे कि द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में और तापमान को कैलोरी में और ज्योति तीव्रता को कैंडुला और पदार्थ की मात्रा को मोल। ये बेसिक मात्रक हैं, इन्हें किसी से मिलाकर नहीं बनाए गए, ये फंडामेंटल्स है, इसका ध्यान रखना, इस साथ के साथ आपको रखने पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद जितने भी मात्रक आते हैं वो सब इनसे मिलकर ही बने होते हैं बेटा। तो लिखा है दो या दो से अधिक मूल मात्रकों के बनने से व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। ठीक है, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, मतलब मीटर पर सेकंड। यहां क्या? केवल मीटर। यहां क्या? त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, या बल, ये भी इसी में आएगा। ऊर्जा, कार्य, इन सब के जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रकों के साथ मिलकर बने होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गति। मात्रक जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट हमने जान लिया क्या होता है कि इसमें दो तरीके की राशियां होती है। पहले तो ये समझ लेंगे, जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। दो तरीके की राशियां होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, दोनों को हम समझ लेंगे। सदिश राशि क्या होती है? जिनमें परिणाम और दिशा होती है। अदिश राशि वो होती है जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना। और आगे इसी का एक पॉइंट है, जब मेजरमेंट को पढ़ते हैं तो इसी में गति है, बल है और कार्य है। तो मेजरमेंट को और थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं एक बार। क्या देखेंगे कि मेजरमेंट में मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मूल मात्रक में 7 मात्रक हैं और इन मात्रकों के माध्यम से ही ये व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। आगे जो पॉइंट था गति, मोशन, मैंने क्या कहा कि जब हम मेजरमेंट कर लेंगे तो उसके बाद गति आएगी। क्या आएगी? गति आएगी। गति मतलब कि कोई भी जो वस्तु है जिसे हम फिजिक्स के रूप में लेके आ रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा ना, या वो खुद वर्क करेगी। ध्यान रखना। तो उसमें पहला ही पॉइंट क्या आता है? मोशन का आता है। मोशन की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना, ये गति है। सीधी सी बात है, कोई ज्यादा फिजिक्स पढ़ने की या डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, गति सापेक्षता की अवधारणा। अब सापेक्षता क्या है मैं कई बार समझाता हूं आपको। मान लीजिए सापेक्षता का मीनिंग ये है कि मान लो आप हमें चैनल के थ्रू देख रहे हैं और आप हमें प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारे और तुम्हारे बीच में क्या है? सापेक्षता बनी हुई है। अगर हम वीडियो ना डालें आप नहीं देखेंगे, और हम वीडियो डालें आप नहीं देख रहे हैं, तो ये भी निरपेक्षता की स्थिति बनी रहेगी। तो हमें एक दूसरे के प्रति क्या करनी है? रिलेशन रखना है। इस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? सापेक्षता। जैसे मान लो ये पेन और ये बोतल के ऊपर जो पेन रखा है, ये दोनों सापेक्ष स्थिति में है इस समय। समझ आ रहा है? ये दोनों सापेक्ष स्थिति में है। यदि मैं इनको ऐसे रखता हूं तो ये निरपेक्ष स्थिति होगी। बोतल और पेन अलग अलग हैं फिर। ठीक है,
तो ये सापेक्षता समझ में आया। इसी में गति के प्रकार हमने पीछे भी बताए थे, दो प्रकार की गति होती है। हालांकि यहाँ हमने एक 6 डायग्राम सा है, ये देखेंगे कि रेखीय गति, ये वाली रेखीय गति होती है जहां बच्चा दौड़ रहा है, मतलब सीधी दिशा में चल रहा है। सर्कुलर गति होती है, वर्गाकार गति होती है, वो कैसी होती है, गोल गोल, जैसे घड़ी घूमती है हमारी। या मौत के कुएं में जब जो मोटरसाइकिल मैन है या गाड़ी मैन है, वो जब उसको राउंड अप करता है वो, ठीक है। एक होती है पीरियडिक मोशन होता है, जब हम झूला झूलते हैं, एक बार गया, दूसरी बार आया, गया, आया, गया, ठीक है। और रेशनल का इतना खास नहीं, आप इसे ना करें तो चलिए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद गति जो है वो अदिश राशि है, ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जा सकता है, यहाँ पर गति कैसी राशि है, ठीक है। और लास्ट में गति और विस्थापन, कई बार आपको ये शब्द आपस में टकराते हुए मिलेंगे, तो ये बहुत बारीकी शब्द हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो गति और विस्थापन है वो एक ही वस्तु, एक ही पथ से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं। मान लो मैं यहां से मतलब ए से बी स्थान तक गति करता हूं, लेकिन ए और बी के बीच की दूरी जो निश्चित बिंदु है, ए और बी के बीच का जो निश्चित बिंदु है, ये विस्थापन कहलाएगा। और इसके बीच जब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तब वो गति कहलाएगी बेटा, ठीक है। वो गति यहां तक भी हो सकती है, लेकिन जब वो यात्रा खत्म हो जाएगी, ठीक है, जब वो यात्रा खत्म हो जाएगी, मान लो मैंने ये गति ऐसे तय की, ऐसे भी तो हो सकती है, तो मिनिमम विस्थापन क्या है, समझेंगे बात। मान लो ये ए और बी पॉइंट है, मुझे यहां से यहां जाना था, मेरा रास्ता ये भी है, ठीक है, और एक मेरा रास्ता ये भी है, मैं ऐसे भी आ सकता हूं। तो विस्थापन क्या देखते हैं, दूरी का जो गति है या दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की जो मिनिमम दूरी है उसको हम विस्थापन कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे आ जाएंगे। गति के 3 नियम होते हैं, ये आपने 9th के लेवल पर पढ़ा होगा, ठीक है। प्रथम नियम, और ये न्यूटन साहब ने दिए हैं, ठीक है। पहला नियम है जड़त्वा का नियम। अब ये जड़त्वा क्या होती है, अभी समझाते हैं जड़त्वा क्या होती है। मान लो ये पेन इसके ऊपर रखा है ऐसे, ठीक है, और ये पेन थोड़ा सा गिर जाएगा, इसे ले लेते हैं किताब को, ऐसे किताब को ले लेते हैं। ये किताब के ऊपर ऐसे पेन रखा है, पेन दिख रहा है सबको, ठीक है। अब ये पेन तब तक आगे पीछे नहीं होगा जब तक इस पर इतना फोर्स ना लगे जितना कि ये अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए फोर्स लगा रहा है। या फिर ऐसे समझेंगे कि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी दरअसल में सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही, धक्के से स्टार्ट होगी, तो कई बार जब कई सारे लोग मिलकर धक्का लगाते तो गाड़ी हिलती नहीं है। उस स्थिति तक जब तक गाड़ी मूव नहीं करती है तब तक गाड़ी हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रही है। इसी चीज को कहते हैं जड़त्वा, मतलब अपनी स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करना, ठीक है। तो पहला ही नियम क्या है, जड़त्वा का नियम है। क्या नियम है कि जब तक कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करती है, ठीक है। दूसरा है संवेग परिवर्तन की दर, मतलब इसमें ये होता है कि जो मास है और जो त्वरण है उनके मल्टीप्लाई का जो फोर्स है उसको बोलेंगे, ठीक है। इसे संवेग परिवर्तन के दर से नाम याद रखेंगे, सिर्फ जो सेकंड है, ठीक है। आगे है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे उदाहरण बहुत पूछता है। क्या पूछता है, उदाहरण बहुत पूछता है इससे। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इनको नियमों को डीपली पढ़ना है, आपको सिर्फ ये याद रखना कौन सा नियम
क्या संदेश देता है, बस। ठीक है। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मान लो जब हम फायरिंग करते हैं तो जितना फोर्स आगे की तरफ लगता है उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगता है। ठीक है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाता है। दूसरा, मान लो जो झूला झूलने वाला होता है उसमें भी आप देखेंगे जितनी जोर से हम झूले को पीछे धकेलते हैं उतनी जोर से फिर वो आगे की तरफ जाता है। तो एक्शन पर रिएक्शन होता है। तो लास्ट जो नियम है वो ऐसे याद रखना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, क्योंकि आप अगर साइंस में यही चीजें पढ़ते रह जाएंगे तो बायो छूट जाएगी, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आता है हमारा। तो गति के 3 नियम हम ध्यान रखेंगे। आगे अब आ जाती है जो सर्कुलर हमारी गति है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? 2 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो ये ध्यान रखना है जब सर्कल गति हो रही है, ठीक है, जब सर्कल गति हो रही है तो इसका ध्यान रखेंगे, इसमें वेग बाहर की तरफ है बेटा और एक्सीलरेशन अंदर की तरफ होता है। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्ताकार गति में जो त्वरण होता है वो बाहर की तरफ होता है या अंदर की तरफ होता है। तो आप क्या बताएंगे? अंदर की तरफ, वेग बाहर की तरफ होता है। यहीं पर दूसरी चीज, जब भी कोई ऐसी गति होती है तो 2 चीजें होती है यहाँ पर, एक अभिकेंद्र बल लगता है अंदर की तरफ और एक केंद्र बल लगता है बाहर की तरफ, अपकेंद्रीय बल। इसका सीधा सा उदाहरण है, जब आप अपने गांव की सड़क पर गाड़ी या कार या अपनी साइकिल मोड़ते हैं तो साइकिल थोड़ी सी अंदर की तरफ झुक जाती है, तो वो अभिकेंद्र बल के कारण ही झुकती है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है, जब भी हमारे घरों में सुबह के टाइम पर दूध बिलोया जाता है, अब तो खैर मुझे लगता है मशीन लगी होगी सबके, जो रई जो चलती है वो भी इसी नियम पर कार्य करता है कि जो घी है वो रई के पास आके चिपकता रहता है। आपने देखा होगा जब भी हम रई को बाहर निकालते हैं, जो जिसे बिलोते हैं, तो वो अभिकेंद्र बल के कारण जो हल्की चीजें हैं वो केंद्र में आकर चिपकती रहती है। ठीक है, भारी चीजें। ठीक है, ये अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल हो गए, दोनों पर ध्यान रखना है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि जो त्वरण है वो अंदर की तरफ होता है, जो वेलोसिटी है वो हमेशा बाहर की तरफ होती है। ठीक है, इसका कोणीय वेग डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, मतलब कोणीय परिवर्तन की दर, जो कोणीय परिवर्तन की दर, कोणीय परिवर्तन की दर को ही कोणीय वेग कहते हैं। बस इसको ध्यान रखना है। एक इसका फॉर्मूला ये भी है, v बराबर इज इक्वल टू आर गुणा डब्ल्यू। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आर्मी की भर्ती देख रहे हैं या जीडी की भर्ती देख रहे हैं, तो उसमें मैंने पहले भी ये कहा है कि सामान्य विज्ञान इसलिए नहीं कह रहे हैं वो आपसे कि आप पढ़ के आइए कि आपको हमें साइंटिस्ट बनाना, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि डेली यूज में जो हम यूज करेंगे, जो डेली यूज में हम साइंस का प्रयोग करेंगे वो हमारे कैंडिडेट को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रक्षेप्य गति भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे, इसको देख लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं और बॉल को अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए कितने एंगल से फेंका जाए, या मान लो पुलिस फायरिंग कर रही है या पुलिस हाथ गोले फेंक रही है या पुलिस जो आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, तो भीड़ और पुलिस के बीच में दूरी ज्यादा है, तो जो हमारे डिफेंसर हैं, जो डिफेंडर कर रहे हैं, जो कांस्टेबल्स हैं या जो हमारे आर्मी मैन हैं, वो कितने एंगल पर हाथ गोले को फेंकें या आंसू गैस के गोले को फेंकें जिससे कि ज्यादा दूरी तक जाके गिरे। तो वही बात याद रखनी है। तो इस अवस्था में हम प्रक्षेप गति का प्रयोग करते हैं। इस चीज का प्रक्षेप गति का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर आप 45 डिग्री पर
अगर 45 डिग्री पर आप किसी चीज को फेंकते हैं तो वो अधिकतम दूरी पर जाके गिरेगी, ध्यान रखना। उसकी जो परास है, परास नीचे की तरफ होती है, ये जो दूरी है जिसे परास कहते हैं, ठीक है। ये परवलयकार स्थिति बन जाती है। ये 12th में ये पूरी तरीके से एक चैप्टर है पूरा ना, पूरा एक थ्योरी है इसकी, लेकिन अभी हम सिर्फ ये चीज समझेंगे कि मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप जो हमारा कांस्टेबल है और जो हमारी पब्लिक है उसके बीच में दूरी इतनी है कि वो रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कितने एंगल पर हम गोले को फेंकें या कितने मतलब एंगल पर हम आंसू गैस को फेंकें कि संभवतः जो आंसू गैस का गोला है वो पब्लिक में जाके गिरे, तो ध्यान रखना है। तो क्या होगा 45 डिग्री पर। दूसरा, किस विधि से फेंकें, तो इसके लिए ध्यान रखना है कौन सी विधि है, प्रक्षेप गति या परवलयकार विधि से फेंकेंगे तो वो क्या होगा, अधिकतम दूरी पर जाके गिरे, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार जब पुलिस के हमारे ऑफिसर्स फायरिंग करते हैं या जो आंसू गैस के गोले होते हैं उनको छोड़ने की जो विधि है आप देखेंगे वो थोड़ा सा जो हथियार को ऐसे रखते हैं, ठीक है, वो लगभग 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं, ठीक है। आगे फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स मतलब हमें पता होना चाहिए फोर्स किसे कहते हैं, वो ध्यान रखेंगे। मतलब ऐसी प्रक्रिया जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला दे उसे फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन साहब ने इसकी खोज की और न्यूटन के नाम पर ही इनका मतलब मात्रक रख दिया गया। मात्रक मतलब यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ध्यान रखना, डायन नहीं डाइन, ठीक है। अब फोर्स के टाइप होते हैं कुछ, ये आपको देख रहा होगा, फोर्स के टाइप होते हैं। कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, जिनका कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ। कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनका कनेक्शन नहीं होता है। मान लो पहला फोर्स है अप्लाइड फोर्स, जब हम किसी को जैसे क्रिकेट बैट के साथ खेल रहे हो, ठीक है, तो इससे अप्लाइड फोर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा स्प्रिंग फोर्स, मतलब स्प्रिंग के साथ जो बना होता है उससे सामान्य भाषा में। दूसरा होता है, चलो देखो फ्रैक्शन फोर्स तब देखेंगे, सिर्फ छोड़ देंगे, फ्रैक्शन फोर्स देखेंगे। फ्रैक्शनल फोर्स होता है, मान लो ये फ्रैक्शनल फोर्स होता है। हाँ देखिए आप ऐसे पेन रखा है और इस पेन को मैं जितना जोर लगाऊंगा तो इनके बीच में घर्षण काम कर रहा है, इस फ्रैक्शन को घर्षण बोलते हैं। ये जो घर्षण काम कर रहा है मतलब जितना मैं बल लगा रहा हूं उतना काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी जो परत है वो रफ है। अगर इस पर तेल डाल दूं तो और भी ज्यादा चिकना हो जाएगा और फ्रैक्शन कम हो जाएगा, फ्रैक्शन फोर्स रहेगा लेकिन कम हो जाएगा। तो एक इंटरनली बल काम करता है, जैसे गाड़ी सड़क पर चलती है तो टायर खाती है ना, तो ऐसे ही वो फ्रैक्शन फोर्स काम करता है सड़क और गाड़ी के बीच में, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स ये है कि मान लो ये फोन मेरे हाथ पे रखा है, तो ये नॉर्मल फोर्स है कि ये फोन अपना फोर्स लगा रहा है, ऐसे ऐसे रखा है, तो इसमें भी एक फोर्स काम कर रहा है, नीचे से भी ऊपर से भी, मतलब ऐसे भी काम कर रहा है नीचे को भी काम कर रहा है। अब कैसे, मैंने तो इसे रोक रखा है ना, तो मैं भी तो फोर्स लगा रहा हूं इसको रोकने के लिए। दूसरा, ये फोन अपने द्रव्यमान के कारण एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, ध्यान रखना, अपने द्रव्यमान के कारण ये फोर्स नीचे की तरफ एक बल लगा रहा है, ठीक है। तो जिसे आपको एक नई वीडियो में द्रव्यमान और भार में जो अंतर है उसके माध्यम से बता देंगे, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये जो फोन का फोर्स है, ये फोर्स कौन सा फोर्स लगाएगा, mg, मास मल्टीप्लाई g, ठीक है। और g का वैल्यू कितनी होती है 9.8, आगे देखेंगे। एक है, अब कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप देखेंगे दो चुंबकों के बीच में आप देखेंगे जब उन्हें पास लाते हैं तो वो कांपने लगते हैं, ठीक है। ऐसे ही बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी है।
तो बुलेट ट्रेन मैग्नेटिक फील्ड पे काम कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स ये ऐसे ही फोर्स है जैसे पिछली बार क्रावल नगर या मुखर्जी नगर में कोई बच्चा एक्सपायर हुआ था कि वो क्या था, जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो वायरिंग जा रही थी, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी कहीं टच हो गई, तो वो पता नहीं कैसे कॉन्ट्रैक्ट में आया कि वहां आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बन गया। जैसे ही वो बच्चा आगे बढ़ा उसने उसे पकड़ लिया। या कई बार आपने देखा होगा जैसे हाई वोल्टेज की लाइन जाती है, उनके नीचे से आप जैसे गुजरेंगे तो उनमें आवाज आती रहती है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेती है और इस फील्ड में जो भी आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है वो उसे शॉर्ट कर देते हैं, फोर्स दे देते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स यही से खोज हुई थी कि मान लो न्यूटन साहब किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, वो सेब का पेड़ था ऐसा माना जाता है। अब सेब एक पेड़ गिरा टूट के, तो उन्होंने ये सोचा कि ये फल नीचे ही क्यों गिरा, यहीं से माना जाता है। और यहाँ देखो मतलब दिखाया भी गया है कि एक व्यक्ति बैठा है और एक फल टूटकर नीचे गिर रहा है, ठीक है। या फिर हम ऐसे देखते हैं कि कोई भी वस्तु जैसे हम उठाते हैं ऊपर या फेंकते ऊपर है तो वो नीचे गिर जाती है, क्यों? उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। पृथ्वी की अपनी जो संहिता है उसमें भी एक बल है, ठीक है, जिसे आगे अभी समझेंगे थोड़े संक्षिप्त में कि वो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन यही समझाता चलूं मैं कि जैसे अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करती है, अब ये भी तो होगा कि मान लो सर हम रॉकेट को बाहर फेंकते हैं या भेजते हैं, या स्पेस एक्स की जो कंपनी चल रही है जिनके एलन मस्क मालिक हैं, वो रॉकेट बाहर भेज रहे हैं, वो तो नीचे की तरफ नहीं गिरते हैं। तो हम एक तरीके का थ्रस्ट पैदा करते हैं और उसमें इतना वेग लाते हैं कि जो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको तोड़ते हुए उसके वायुमंडल से बाहर मतलब बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो उसी को समझेंगे आगे। एक ये गुरुत्वाकर्षण बल है, इससे पहले अभी मैं आपको बता देता हूं गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान होता है जी, कैपिटल जी, m-m2/r²। मतलब बड़ी वस्तु में से इसका मीनिंग है m1 ग्रेटर देन m2, और ये r जो है वो m1 और m2 के बीच की दूरी है। इसीलिए पृथ्वी पर हर वस्तु आकर्षित होती है, क्योंकि पृथ्वी का जो भार है वो हर जो चीजें आ रही है पृथ्वी की तरफ या हम फेंकते हैं उससे ज्यादा ऑब्वियसली। लेकिन पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के साथ संतुलन भी बनाए हुए है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर सामने वाला पिंड इतना बड़ा है कि दूसरे वाले पिंड की जो बल है उसको बैलेंस कर सकता है, तो उनके बीच में एक बल काम करता है, ठीक है। और वो बल, ये वाला जो बल है ये F1 ग्रेटर देन F2 हो सकता है, और ये संतुलन की स्थिति में भी हो सकता है। मान लो जैसे पृथ्वी और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक संतुलन ही तो है। नहीं तो अगर जिस दिन सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल या उसकी अट्रैक्शन की जो पावर है वो ज्यादा हो जाएगी तो पृथ्वी उसमें सूरज में चली जाएगी, और जिस दिन चंद्रमा का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक हो जाएगा तो चंद्रमा कहां जाएगा? पृथ्वी पर आ जाएगा। लेकिन एक संतुलन की स्थिति में है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या कहता है कि जो बड़ी वस्तु है उसकी तरफ छोटी वस्तुओं को आकर्षित करता है, ठीक है। इसी बीच एक और शब्द आपने पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप कहोगे ये क्या है सर? ये दरअसल में यूनिवर्सल है, ध्यान रखना इस बात को। 9.8 यूनिवर्सल है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि
कोई भी वस्तु जब पृथ्वी के वायुमंडल में गिरती है तो मुझे ये बताइए, क्या उसका वेग लगातार समान रहेगा? नहीं रहेगा, उसका वेग बदलता रहेगा, जिसके कारण हमने सारे मैनेजमेंट को करते हुए हमने कह दिया कि इस पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण लगता है। और अभी हमने फोर्स जो गति का दूसरा नियम है F बराबर ma भी पढ़ा था, ध्यान रखना, संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, वो यहाँ पर रिलेट करता है। तो ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? जी, ये कैपिटल जी कांस्टेंट है, ध्यान रखना, m1 माइनस m2 बटे r स्क्वायर। r क्या है? दोनों के बीच की दूरी, और m क्या है? ग्रेटर देन n2 है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ दूसरा एक और शब्द है जिसे कहते हैं पलायन वेग। यही मैं कह रहा था आपसे अभी कि एलन मस्क की जो कंपनी है, आप हर रोज अखबार में सुनते होंगे, आज लॉन्च हुआ, और शुभम शुक्ला जो अभी स्पेस में है, रोज प्रधानमंत्री या कोई ना कोई जरिए से हम उनसे कनेक्ट हैं, तो आप देखेंगे कि वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर कैसे चले गए। आपने कभी विचार किया इस बात का कि आप कह रहे हो सर कोई भी चीज हम ऊपर उछालते हैं वो वापस आके पृथ्वी पर आके गिरती है, लेकिन हमने तो रॉकेट को वायुमंडल से बाहर भेज दिया। तो बेटा वही बात है कि जो रॉकेट है, ये रॉकेट जो है, हम इसको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखना कितना, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बाहर फेंकते हैं वायुमंडल के, और ये वायुमंडल के बाहर निकल जाता है। इसी कारण आपने देखा होगा कई बार इन रॉकेटों में, इन स्पेस जेट में, या ये विमान जो बनाए जाते हैं, इनमें तकनीकी खराबी आ जाती है क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण इनमें टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। और अब तक कई हमारे जो वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक मारे गए हैं, उन्हीं की कुर्बानी की वजह है कि अभी भी साइंस इतना आगे प्रोग्रेस कर चुका है कि आने वाले समय में कुछ लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं, दुनिया के लोग, कि बाहर जो हमारे ग्रह प्लेनेट्स हैं उन पर जाकर बस्तियां बनाने या एक टूरिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो एग्जाम पास नहीं हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। दूसरा है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। क्या है? कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, एनर्जी और पावर। देखो तीनों ही शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, एक साथ पढ़ते हैं इसको, ज्यादा रोबोटिक साइंस नहीं पढ़ना। जो वीडियोस में हमने ये चीजें बताई है अभी लेक्चर में आपको, इन्हीं को आप एक बार किताब के माध्यम से दोहरा लेंगे, ठीक है। उससे होगा क्या कि ये वाला जो पोर्शन है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति और दिशा में परिवर्तन करने या बदलने या दिशा बदलने की प्रक्रिया को हम कार्य कहते हैं, ठीक है, कि हमने इतना कार्य किया है। इसकी मात्रा क्या होती है? जूल होती है, ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा चार्ट में, कोई बड़ा रोबोटिक साइंस नहीं, अदिश राशि है, ठीक है। अब ऊर्जा और पावर का इस कार्य से क्या संबंध है? अब ये बताइए भैया कि नौजवान आदमी ज्यादा काम करता है या बुजुर्ग आदमी? स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है वो तो, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि हम जो मोटर खरीदते हैं, जो पंप हम खरीदते हैं जो सिंचाई के लिए, उसमें हम घोड़े की पावर का यूज करते हैं, एचपी, हॉर्स पावर। लेकिन अल्टीमेट वो कहीं ना कहीं कार्य करने की दर को ही दर्शाता है, कितनी क्षमता से कर सकता है, कितने परिवर्तन के साथ कर सकता है, 10 हॉर्स पावर का या 20 हॉर्स पावर का है, ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे दिखाती हैं? कार्य करने की दर को ही दिखाती है। तो पहला पॉइंट लेंगे ऊर्जा। अभी मैंने क्या कहा कि यंग आदमी काम ज्यादा अच्छे से करेगा या बुजुर्ग आदमी, या 20 हॉर्स पावर की मोटर अच्छे से काम करेगी या 10 हॉर्स पावर की मोटर अच्छे से काम करेगी। तो इसे कहते हैं इफिशियंसी, क्षमता।
कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, इसका भी मात्रक जूल होता है। ठीक है। दूसरा, शक्ति किसे कहते हैं भैया? शक्ति किसे कहेंगे? इफिशियंसी तो आ गई हमारे पास। ठीक है। शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर। दर मतलब अभी मैंने क्या कहा कि कोई मोटर आपने 20 हॉर्स पावर की ले ली, कोई 10 की ले ली, तो कौन सी मोटर ज्यादा अधिक काम करेगी? 20 हॉर्स पावर की, मतलब उसका समय के साथ जो परिवर्तन है वो ज्यादा है। अर्थात कार्य परिवर्तन, कार्य करने की जो दर है उसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। इसकी जो मात्रा होती है जूल प्रति सेकंड या वाट, जो बल्ब होते हैं आपके घर में वो भी पावर के रूप में आते हैं, या एचपी, हॉर्स पावर। बहुत सारी मात्रा है, एक बार इनको ऐसे ही नोट कर लेंगे। बहुत सिंपल वे में समझाया मैंने। ज्यादा इधर उधर की किताबें बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप शॉर्ट में चीजों को समझ जाएं। कोई आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, इसरो में काम नहीं करना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि ये चीजें क्या होती हैं। क्योंकि मैंने पहले भी ये कहा है कि सिविल सर्वेंट हो या डिफेंस सर्वेंट हो, उन दोनों से ये अपेक्षा की जाती है, सरकार ये मानती है, या जो एजेंसीज भर्ती कराती है, या जिस डिपार्टमेंट में आप काम करोगे तो वो ये मानते हैं कि आपको बेसिक साइंस आनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ आज का जो हमारा ये सेशन है, जो शुरुआती जो चीजें थी फिजिक्स में वो यही खत्म होती है। इसके बाद एक और वीडियो में इसका जो एडवांस लेवल है, लाइट, हीट, साउंड, इसको खत्म कर देंगे। और आप जो वीडियो में हमने अभी आपको लेक्चर में हमने बताने की कोशिश की है, उसका एक नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि मैं बार बार यही आपसे अनुग्रह कर रहा हूं कि प्रॉपरली जो हमारा चैनल है, जो हमारे वीडियोस श्रृंखला में आ रहे हैं, उनको वॉच करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। और कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं अभी हमें ये प्रयास करते हुए, तो आने वाले समय में चीजें ठीक हो जाएंगी। और यदि कहीं कोई फॉल्ट नजर आता है आपको तो आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी आप हमारे सामने नहीं है और हम नए नए इस प्लेटफॉर्म पे हैं। तो कई बार क्या है कि कुछ बात कहते हुए कुछ और निकल जाए, तो उसके लिए सॉरी। और जहां तक हो सके हमारी वीडियोस को प्रमोट करिए, चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए। आप ही प्रमोटर हैं हमारे, तो हम किसी और को नहीं लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।